BSc Physics first year, book first, Mechanics and Wave Motion. Lecture first, unit first by Twinkle. Hello student, my first topic is frame of references. Book first, Mechanics and Wave Motion, unit first. ठीक है, if we imagine a coordinate system attached to a body and we describe the position of any particle in space relative to it, then such coordinate system is called frame of references. तो frame of references क्या होता है? अगर हम कोई भी बॉडी लें, कोई भी पार्टिकल लें, अगर हम उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहें अपने स्पेस में, तो वो किससे डिस्क्राइब होगी? हमारी काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम से. एक काइंड ऑफ सिस्टम चाहिए जिससे हमें उसकी पोजीशन डिस्क्राइब कर सके कि वो स्पेस में कहाँ है. तो उन्हीं पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक काइंड ऑफ सिस्टम चाहिए जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम. उसे क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ references. Now to describe motion of a body with respect to what this motion is measured. तो अगर किसी भी बॉडी का मोशन हो रहा है तो किसके रिस्पेक्ट में हम उसके मोशन को मेजर्ड करेंगे? उन्हीं मोशन को मेजर्ड करने के लिए जो सिस्टम है उसे ही बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक है, तो हम इससे किसी भी बॉडी का मोशन, उसकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन हम कैसे भी डिस्क्राइब कर सकता है. ठीक है, तो नाउ अगर हमारा कोई भी पार्टिकल है, ये पी पॉइंट पे है, ठीक है, जिसकी पोजीशन है एक्स, वाई, जेड और टी, और टी टाइम पे ये हमारा एक्स एक्सिस से इतने डायरेक्शन डिस्टेंस पे है, वाई से इतने पे है और जेड से इतने पे है, और टी टाइम 1 सेकेंड कुछ भी हो सकता है. तो हम इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये ओरिजिन से इसका जो ये यहाँ पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है, इसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं आर पोजीशन वेक्टर है. तो इस पॉइंट की, इस पार्टिकल की जो पॉइंट हो गया हमारा पोजीशन हो गया, वो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इस आर वेक्टर से. ठीक है, तो किसी भी पॉइंट की, हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट से, एक्स, वाई, जेड से. ठीक है, अब किसी भी नाउ एट एनी इंस्टेंट द पोजीशन वेक्टर आर, तो किसी भी पॉइंट पे पोजीशन वेक्टर आर को जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है वो होता है आर एक्स आई वेक्टर प्लस वाई जे वेक्टर प्लस जेड के वेक्टर. यहाँ पे जो आई जे के है यह क्या रिप्रेजेंट करेगा? हमारे डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा कि आई जे के क्या है? डायरेक्शन है, कि वो एक्स एक्सिस पे इतने पॉइंट पे लोकेट है पर उसकी डायरेक्शन क्या है? आई है, कि इसका मतलब वो क्या है? हमारे एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन पे लोकेट है. सिमिलरली वो वाई पॉइंट पे ये हमारे जेड डायरेक्शन में लोकेटेड है, और सिमिलरली जेड पॉइंट पे हमारे के डायरेक्शन पे लोकेटेड है. नाउ पोजीशन वेक्टर आर एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. अगर हम इसे फंक्शन ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करना चाहे, ठीक है, अगर हम किसी भी इस पार्टिकल की, ये इस पॉइंट पे है, उसकी वेलोसिटी निकालना चाहे, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. यहाँ पे हमें इस पार्टिकल की पोजीशन पता है इस फॉर्म में, अगर हम इसका सिंगल डेरिवेटिव कर ले, डी ओवर डी टी कर दें, तो ये क्या निकल के आ जाएगी? हमें इसकी वेलोसिटी पता चल जाएगी कि इस यहाँ पे ये पार्टिकल इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. सिमिलरली अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है किसी भी पार्टिकल का, एक्सेलरेशन क्या होता है? डी ओवर डी टी. ठीक है, तो अगर हम इसी जो वेलोसिटी अभी हमारी निकल के आई, अगर इसका हम सिंगल डिफरेंशिएशन कर दें तो हमारा एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा. अगर हम इसे पोजीशन की टर्म में डिफाइन करने की कोशिश करें तो वो कैसे होगा? डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर. तो ये क्या बन जाएगा? हमारा एक्सेलरेशन बन जाएगा. अगर हमारा ये पार्टिकल है, ये एक्स वाई जेड टी, अगर इसके हम टाइम के रिस्पेक्ट में भी बताएं, अगर खाली एक्स वाई जेड की टर्म्स में बताएं तो वो क्या हो जाता है? हमारा सिंपल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगर हम टाइम भी इसका बता दें तो वो क्या आ जाएगा? स्पेस टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के 2 टाइप है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अ काइंड ऑफ रेफरेंस फ्रेम एग्जांपल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड्स गुड. जहाँ पे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, इसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सेकंड डेफिनेशन क्या बनी? इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स नोन एज नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस. ठीक है, तो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है, ठीक है, और फिर वहाँ पे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है और वहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होगा, उन्हें क्या बोलेंगे हम? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. देखिए इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे.
सपोज हमने कोई भी पार्टिकल है वो एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है जिसका मास है m, तो फोर्स क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी हमने बताया कि सेकंड डेफिनेशन क्या है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अगर हमारा एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, अगर जीरो होगा, एक्सटर्नल फोर्स हमारा अगर जीरो होगा तो हम कैसे लिखेंगे इसे, जीरो इक्वल्स टू मास, एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, जीरो, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, मास डी वी ओवर डी टी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो अगर हम इसका m क्या चला गया, जीरो में चला गया। सिमिलरली अगर किसी भी टर्म का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अगर वो जीरो आता है तो वो टर्म क्या होगी, कांस्टेंट। जैसे कि हम वन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो क्या आता है, जीरो, तो वन क्या होगी, कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पे डी वी ओवर डी टी का अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं वो जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर कोई वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं, डी वी ओवर डी टी। ठीक है, अगर वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा हमारा, जीरो का। जीरो क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, तो हमारा एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसे, अनएक्सेलरेटेड, मतलब नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन क्या आती है कि जहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ होल्ड्स गुड, तो अर्थ पे सारी जगह क्या होता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है। ठीक है, तो हो गया हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसका सेकंड पार्ट। तो जैसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जस्ट इसका अपोजिट होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फर्स्टली क्या है यहाँ पे, न्यूटन्स लॉ डज नॉट वैलिड गुड, जो न्यूटन्स का जो लॉ है वो यहाँ पे वैलिड गुड नहीं होगा, ना ही होल्ड्स गुड होगा, तो वैलिडिटी इसकी नहीं होगी यहाँ पे सेकेंड लॉ, सेकेंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और सेकेंड डेफिनेशन क्या बनी इसकी, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर वो नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से था तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन होगा तो उसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। तो ये हो गया हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये हमारा कि इज अर्थ एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर है तो नहीं है इसके डिस्क्राइब करो, इफ नॉट व्हाई। देन इस क्वेश्चन का आंसर है अर्थ इज एन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज इट हैज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, रोटेटरी मोशन अराउंड द सन एंड द स्पिन मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, तो ये सन है, ये अर्थ है, तो ये ऑर्बिटल मोशन में रिवॉल्व कर रहा है। अगर वो ऑर्बिटल मोशन में रिवॉल्व कर रहा है तो इसके पास क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। जहाँ पे भी एक्सेलरेशन हो जाता है तो वो कौन सा फ्रेम हो जाता है हमारा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला तो ये ऑर्बिट के अराउंड एक्सेलरेट कर रहा है, सेकेंडली ये क्या कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है। तो अगर स्पिन कर रहा है तो जब भी इसके अंदर क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन होगा। जहाँ पे भी एक्सेलरेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड क्या है, बट अगर हम डिस्क्राइब करेंगे मोशन ऑफ अ बॉडीज ऑन अर्थ इट इज़ कंसिडर्ड एज अ इनर्शियल फ्रेम। अगर हम मोशन की डिस्क्राइब करें अर्थ के ऊपर, देखते यहाँ पे अर्थ है, तो अगर अर्थ के ऊपर हम मोशन को डिस्क्राइब करने लगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे सारे न्यूटन्स के लॉ वैलिड हो जाता है। जहाँ पे भी न्यूटन्स के लॉ वैलिड हो गए तो वहाँ पे क्या होगा, अनएक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसे हम क्या बोल सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हमारा अर्थ दोनों ही हो सकता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट कंडीशन डिफरेंट रहेगी। पहली कंडीशन में क्या है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर वो एक्सेलरेशन करेगा, ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करेगा और स्पिन करेगा। दूसरा है कि अगर अर्थ के ऊपर हम किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो वहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 मार्क्स क्वेश्चन। इसके बाद आता है हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स के 3 लॉ हैं, जैसे हम पहले भी है, तो यहाँ पे सिलेबस में तो रिवाइज करते हैं। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्शिया, अ बॉडी continue in its state of rest or of uniform motion unless any external force applied on it। तो क्या मतलब है कि वो बॉडी हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाइड नहीं होता। जैसे ये बॉल है, बॉल को मूव करा दिया तो बॉल ये कंटिन्यू मोशन में रहेगी जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता। और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स क्या आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, तो ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी इन विच बॉडी कैन नॉट चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया, तो इसे इनर्शिया बोलेंगे अगर वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती। इनर्शिया का हिंदी में मीनिंग होता है जड़त्व, मतलब कि वो अपनी ना तो स्टेट ऑफ रेस्ट और ना ही स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है। सेकंड आता है इसमें लॉ ऑफ फोर्स आता है। लॉ ऑफ फोर्स क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन।
कोई भी बॉडी है उसमें मास है वो वेलोसिटी से चल रहा है, इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। तो फोर्स क्या हो गया, dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हम मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। अगर हम मास को बाहर ले लें तो dv/dt, और dv/dt क्या बन गया, एक्सेलरेशन। तो जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होता है किसी भी बॉडी पे वो डायरेक्टली वो इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन का। यही है आपका लॉ ऑफ फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड क्या आता है, लॉ ऑफ एक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन के हमेशा इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। कोई भी अगर हम एक्शन करेंगे तो उसका अपोजिट रिएक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, फोर्स 1 2 इक्वल्स टू माइनस फोर्स F21। अब ये फोर्स 1 2 क्या है, ये फोर्स है फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी। तो अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है फर्स्ट बॉडी पे सेकंड बॉडी के थ्रू। और ये क्या है F21, यहाँ पे क्या है, फोर्स लग रहा है सेकंड बॉडी पे ड्यू टू फर्स्ट बॉडी के थ्रू। ये माइनस का मतलब क्या है, एक्शन रिएक्शन। जितना फोर्स फर्स्ट बॉडी पे एग्जर्ट होगा लगेगा सेकंड बॉडी के थ्रू, उतना ही फोर्स सेकंड बॉडी पे लगेगा फर्स्ट बॉडी के थ्रू। तो ये क्या माइनस का यहाँ पे मतलब हो गया। ठीक है, नाउ वी नो डैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी हमने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल्स टू dv/dt। तो यहाँ पे सपोज हमारी दो बॉडीज हैं, फर्स्ट और 2, तो यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है फर्स्ट के ऊपर सेकंड के थ्रू। उसे कैसे लिख सकता है, m1, क्योंकि मास 1 की बात हो रही है, dv/dt, क्योंकि फर्स्ट बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है तो जो वेलोसिटी होगी फर्स्ट बॉडी के अंदर ही होगी। सिमिलरली सेकंड बॉडी फोर्स सेकंड पे लग रहा है फर्स्ट के थ्रू, अब सेकंड पे लग रहा है फर्स्ट के थ्रू, तो मास भी किसका कंसीडर होगा, सेकंड बॉडी का, और वेलोसिटी भी किसके अंदर आएगी, सेकंड बॉडी पे आएगी फर्स्ट बॉडी के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होगा, F21 इज इक्वल टू m2 dv/dt। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये हमारा एक्शन रिएक्शन से F12 इक्वल्स टू माइनस F21। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज हमने पुट करी। सिमिलरली जो dv1/dt होता है, dv1/dt है, फिर dv2/dt, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन a1, क्योंकि फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन है, ये क्या है, हमारी सेकंड बॉडी का एक्सेलरेशन है। इनमें हमने वैल्यू पुट कर दी, तो क्या बना, m1a1 इक्वल्स टू माइनस m2a2। यहाँ से हम मास निकाल सकते हैं, m2 इक्वल्स टू m1a1/a2। तो यहाँ पे हमें मास यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, मास यूनिकली डिफाइन करते हैं। यहाँ पे जैसे m2 निकाल लिया, सिमिलरली हम m1 को भी निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।